तो कैसे हम लोग पिछले वाले मनवा के और एक नई एपिसोड को लेकर हाजिर हो गए हैं। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को मनवा कितनी ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एंगेजमेंट देखा है, इसी वजह से मैं इसका कंटिन्यू कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया भी मनवा है। मुझे पर्सनली भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास भी अगर कोई नए मनवा है तो मुझे प्लीज सजेस्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे और एक बात कहना चाहूंगा कि मैं एक एनिमे रिकैप चैनल बनाना चाहता हूँ। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं एक नए चैनल बनाऊं जहां पर मैं एनिमे रिकैप डालूं, या तो मेरा जो केबी हिंदी एनिमे 2.0 चैनल है उसी चैनल पर डालूं? प्लीज आप लोग अपना जो मतलब यानी कि कुछ भी है आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, जो कुछ भी आप लोग कहना चाहते हैं। तो बिना किसी टाइम वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग अगले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, बहुत मजेदार है। तो अगला एपिसोड जहां से खत्म होता है ये एपिसोड एग्जैक्ट उसी जगह से शुरू होता है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा ना कि उनकी जो दोस्त था यानी कि गोंदा, वो जो है उसकी गर्लफ्रेंड को वह जगह पर ले जाने के लिए कहते हैं और वो उसी बाद में बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जैसे एपिसोड शुरू होता है हम लोग देख पाते हैं कुन जब फुटबॉल खेल रहा था तभी वो अपनी एक दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। वो उसे बताने लगता है कि तुमने मुझे बॉल को पास क्यों नहीं किया, लेकिन वो लड़का भी उसे गुस्सा दिखाने लगता है और बताता है कि तुम बिल्कुल भी हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए कभी भी नहीं आते हो। इसी वजह से हम सभी लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग तुम्हें पास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन कुन उन लोगों की बात को सुनते हुए कहता है कि मैंने अपने आप खुद ही ट्रेन किया है और जैसे हमारे करंट कोच ट्रेन देता है, मुझे वो ट्रेनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तुम तो इसी बात को अच्छी तरीके से जानते हो, है ना? और सिर्फ एक रीजन है जिस रीजन के वजह से हम लोग इतनी ज्यादा दूर आ पाए हैं, यानी कि इतनी ज्यादा हाई स्कोर कर पाए, वो मेरे वजह से, यानी कि मेरे पॉइंट की वजह से। और कुछ भी तुम जानते हो वो वैसा सब कुछ नहीं होता है। लेकिन उसके दोस्त लोग फिर भी मरने के लिए तैयार नहीं है। उसे बताता है कि लेकिन सॉरी, अभी हालांकि जिस पकड़ से तुम हो उस पकड़ से तुम हमारे साथ टीम में नहीं रह सकते हो। मतलब वो लोग उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। कुन तो इन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इसी बारे में बात किया जाता है। तो इसी वजह से उसने जो है वो सॉर्सरर टीम को रिजाइन कर दिया था, यानी कि उस टीम को उसने छोड़ दिया था और फिर वो उन सारे लोगों के साथ चिल करने लग गया जिन लोगों के साथ उसको बहुत ज्यादा मजा आने लगा, यानी कि उनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता था। और उसके बाद ही वो जो है एक दिन गोदा सन के साथ मिला। ये भी एक पास्ट का ही कहानी है, 1 साल पहले का। हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग अपने क्लासरूम के अंदर कुछ खेल रहे थे, रॉक पेपर सीजर। वहीं पर बताता है कि जो कोई भी यहाँ पर रॉक सीजर पेपर में हारेगा उसे किसी प्रकार का ड्रिंक पीना होगा। लेकिन एक बंदा कहता है कि मैं डेफिनेटली नहीं हारूंगा। वहां पर कुन भी मौजूद रहता है और उसके दोस्त लोग भी मौजूद रहते हैं। वो सभी लोग रॉक पेपर सीजर करते हैं तो उसी जगह पर कुन हार जाते हैं। कुन चिल्लाता है और उसके दोस्त लोग तो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उन लोगों को ये ड्रिंक नहीं पीना होगा। और जब ये अचानक से उसी जगह पर गोदा सान की एंट्री भी हो जाता है। वो आते ही कहने लगता है कि क्या तुम ही लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो? तभी एक बंदा कहता है कि हाँ हम ही लोग हैं, तुम्हें क्या कुछ हमसे चाहिए? गोदा सान उन लोगों को बताने लगता है कि मुझे इन लोग से हैंग आउट करना बहुत ज्यादा मजेदार लगता है, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और वो उन लोगों के कंधे पर हाथ रख देते हैं। इधर कुन सोचने लगता है कि कुछ अजीब सा तो चीजें होने वाला है। उसे लग रहा था कि यहाँ पर शायद हम लोगों को फाइट करना भी पड़ सकता है। लेकिन गोदा सान उन लोगों को एक जगह पर ले जाते हैं मजे करने के लिए। वहीं पर सभी लोग बहुत ज्यादा मजे करने लगते हैं। वो लोग गोदा सान के साथ यहाँ पर गाना भी गाने लगते हैं, बहुत सारा चीजें करने लगते हैं और लास्ट में हैंडबॉल भी खेलने के लिए चाहते हैं। और कुन भी यहाँ पर गोदा सान के साथ बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं। वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से पास भी दे रहे थे, यानी कि वो लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से खेल रहे थे। गोदा सान आखिरकार गेम को जीत लिए थे और इसी चीज से कुन को बहुत ज्यादा मजा आया था, यानी कि उसे बहुत ज्यादा मजा आया था। उनको जो दोस्त लोग हैं वो लोग भी बताने लगता है कि मतलब गोदा सान के ऊपर जो मेरा इमेज था वो कम्प्लीटली एकदम बदल गए हैं। उसका और एक दोस्त बताता है कि हाँ कि वो एक प्रकार का पर्सन है जो कि कोई भी गेम को आसानी से खेल सकते हैं। गोदा सान सीधा कुन के सामने आकर बताने लगता है कि तुम्हारा नाम अकीगोवा है, राइट? वो बताता है कि हाँ। तो गोदा सान उसकी तारीफ करते हैं कि तुम्हारा ग्रेट रिफ्लेक्शन है और इसी वजह से तुमने बहुत अच्छे पास दिया है। और इसी चीज को सुनते हुए कुन को बहुत ज्यादा अच्छे लगे। वो कहता है शुक्रिया अदा। और अभी कुन को ये रियलाइज होता है कि मतलब उसे फुटबॉल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता था, लेकिन जब से उसने वॉलीबॉल खेला है, ऐसा किया है, उसके बाद से उसे उसका नजरिया बदल गया है। मतलब वो अभी सोच रहा है कि फुटबॉल से भी ज्यादा अच्छा कोई मजेदार चीज है जो कि हैंडबॉल कहा जाता है, फुटबॉल के ज्यादा भी। और ये सब कुछ चीजें होने के बाद वो हर दिन जो है गोदा के साथ हैंगिंग करना शुरू कर दिए, बाहर इधर उधर घूमते जाना, ये करना वो करना। एक दिन गोदा सान उन लोगों को बताता है कि मुझे एनर्जी मेरे बहुत ज्यादा लो लग रहा था, मतलब मैं इस चीज से बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ। वो लोग भी सुनते हुए हैरान कि गोदा सान ये क्या बात कर रहे हैं।
गौदा-सान ये बताता है कि देखो मैं तुम लोगों के साथ बहुत दिनों से ऐसे हूँ, चलो फिर हम ना क्यों किसी और जगह पर जाए, चलो हम मेरे साथ थोड़ा बहुत तुम लोग आओ। और ये कहते हैं वो उन लोगों को एक गैरेज जैसे कुछ जगह पर ले जाते हैं और आते ही बताता है कि मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है कि मैं तुम लोगों को ये चीज दिखाऊं। और जैसे ये सभी लोग इस चीज को देखते देखते वो लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर लड़कियां है, शराब है, ड्रग्स है, बहुत सारे चीज है, अल्कोहल भी है, मतलब कोई भी चीज का कमी नहीं है। गौदा-सान इन लोगों को इन्वाइट करता है, कहता है ये थोड़ा ही बहुत लेकिन चले आ जाओ, और वैसे भी तुम लोग फर्स्ट ईयर के हो तो मैं कुछ ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और देखो तुम लोग भी बहुत ज्यादा जल्दी इस चीज से यूज्ड टू हो जाओगे, और जब एक बार तुम लोग इस चीज से यूज्ड टू हो जाओगे तो तुम लोगों को भी ये बहुत ज्यादा बेस्ट लगेगा। और अकीगोवा जो है वो इसी चीज को देखते हुए थोड़ा सा तो परेशान में, शौक में रहता ही है, लेकिन वो मने मन ये भी सोचने लगता है कि अगर मैं ये सब कुछ ना दिखने की नाटक करूँ तो गौदा जो सम है वो अच्छी है, लेकिन अगर मैं ये सब कुछ दिखने का नाटक करता हूँ तो जो गौदा संपी है वो बिल्कुल भी अच्छे पर्सन नहीं है। लेकिन वो अभी इसी लाइफ को चूज कर रहा है क्योंकि इसी लाइफ से वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रह रहे, उसे कोई भी परेशानी नहीं हो रहा है। वो सब कुछ चीजों ठीक लग रहा था, लेकिन बिल्कुल भी वो इस चीज के बारे में अंदाजा नहीं लगा पाया था कि यहाँ पर शोको को भी वो इस जगह पर घसीट कर लाएगा, यानी कि शोको भी इस जगह पर फंस जाएंगे। वो इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, वो उसकी दोस्त को फोन करता है, वहीं पर उसके दोस्त बताने लगते हैं कि ये पर शोको के बारे में कब उसे गौदा सेंपाई को पता चला। वो बताता है चिल्ला कर उनके मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। वो तो बहुत ज्यादा उसे गुस्सा दिखाने लगता है कि तुम जानते हो कि वो किस प्रकार का पर्सन है। तो उसके दोस्त बताता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम अभी इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दो, यानी कि तनाबे बताता है कि तुम लव मास्टर तनाबे के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, ये मेरा एक जॉब जैसा है। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तभी तनाबे बताने लगती है कि बेसिकली हमें एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की की जरूरत है, राइट। मैं एक दूसरी लड़की को, यानी कि वो लोग एक दूसरे लड़की को पटाने के बारे में बात करते हैं, जिस लड़की को वो शोको के रूप में वहीं पर प्रेजेंट करेंगे। लेकिन कुन तो इस चीज से बिल्कुल भी पहले सहमत नहीं होता है, लेकिन तनाबे उसे बताने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं डेफिनेटली किसी न किसी चीज को तो ढूंढ ही लूंगा। और वो अपने बारे में भी बात करने लगता है कि अभी समय आ गया है कि मैं अपना नेम पर टेक को दिखाऊं। अभी नेम पर टेक का मतलब क्या है मुझे कुछ खास समझ में नहीं आता, लेकिन जितना समझ में आया है कि ये नेम पर टेक के मतलब ये होता है कि वो लड़की को पिकिंग अप और उसे किसी चाल में फंसाकर किसी जगह पर ले जाएंगे। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं वहीं पर यूकी चान जो है वो जो है टीजे के रूम पे अचानक से आ जाते हैं। अचानक से टीजे उसे देखते ही बताने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूकी चान तभी बताने लगता है कि मैं देख पा रही हूँ कि आज यहाँ पर यमादा-सान नहीं है। टीजे उसे अच्छी तरीके से समझा देता है कि वो जनरली देखो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। यूकी चान बताने लगती है कि अच्छा ऐसा बात है। तो तभी टीजे उससे सीधा पूछ ही लेते हैं तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, यानी कि तुम किस वजह से यहाँ पर आए हो। तो यूकी चान उसे बता देता है कि जो शोको है उसके पास से कुछ एडवाइस चाहते हैं। तभी अचानक से वहां पर अंदर शोको भी आ जाती है। वो बात ही बता देती है कि मैं हिरोशी शोको हूँ, लेकिन तेजी उसकी बात को सुनते हुए बताने लगता है कि देखो मैं बंजू टाइगर हूँ, मैं जस्ट एक क्लीनर हूँ, तुम्हें तो ये अच्छी तरीके से पता है ना। लेकिन शोको उसे बताने लगती है कि मैंने ये सुना है यूकी चान से कि आपने जो है वो डेलिक्यूंस इंसिडेंट्स को जो है रिसॉल्व कर दी है। अभी ये इस बात को सुनता हुआ टीजे उसे कहता है तो फिर क्या तुम डेलिक्यूंस रिगार्डिंग कोई एडवाइस चाहते हो। वो बताती है कि हाँ यूशी मेरी मतलब अकीगोवा और उसके जो दोस्त लोग हैं वो अचानक से कुछ अजीब सा हरकतें कर रहे हैं हमारी क्लास में। तभी टीजे उसे कहता है कि कौन सी हालत, मतलब क्या हरकतें कर रहे हैं। तभी उससे जो है शोको सब कुछ चीजों के बारे में बात करने लगते हैं कि वो लोग बचपन के दोस्त हैं, लेकिन कुछ समय से वो लोग अलग रह रहे हैं। लेकिन सडनली वो जो है उसको खाने पर इन्वाइट किया है हैंग आउट करने के लिए। और फिर वो ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो तनाबे है उसकी दोस्त, ऐसा लग रहा है कि वो लड़कियों के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अजीब सा हरकतें कर रहे हैं। तभी अचानक से वो अपने मोबाइल फोन को बाहर निकलते हुए एक मैसेज को दिखाते हैं, जहाँ पर ये जो तनाबे है वो सब लड़कियों को मैसेज भेजा कि क्या तुम मेरे साथ बाहर थोड़ा घूमने के लिए जाओगे, ये बहुत ज्यादा मजेदार होंगे। लेकिन ज्यादातर लड़की लोग उसे रिजेक्ट कर रहे थे। तभी अचानक से शोको बताने लगते हैं टीजे को क्या तुम गौडा को जानते हो। टीजे बताता है कि ये कौन है। तभी शोको उसे समझा देता है कि ये एक अपर क्लास के लड़का है और ये जो गौदा है उसके बारे में बहुत ज्यादा ऐसे बैड रूमर्स भी बहुत ज्यादा आसपास फैल रहे हैं। और अभी ये तीनों लोग, हमारे तीनों लड़के लोग, वो लोग इस गौदा के साथ अभी हालांकि हैंगिंग कर रहा है। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये जो गौदा है वो रोको के एग्जीक्यूटिव है। मैंने बहुत ज्यादा रोको ग्रुप के कुछ लोगों के मुंह से ये सब कुछ सुना है बातें करते हुए। ये सुनते हुए टीजे कहता है कि रोको ग्रुप। टीजे बताते हैं कि अच्छा मैं समझ सकता हूँ, क्या तुम अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टैंगल करना चाहते हो। शोको बताने लगते हैं कि हाँ। तो शोको ये भी क्लियर कर देते हैं कि हालांकि यहाँ पर तो कोई सस्पिशियस इंसिडेंट्स नहीं हुआ है, लेकिन
मुझे जो लगता है कि अगर मैं इंतजार करूं कि कब तक कोई चीज ना हो जाए, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। तभी ये सुनते हुए टीजे भी उसकी बात को तारीफ करता है, बताता है कि बहुत बढ़िया जजमेंट है तुम्हारा, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझे ये बताओ। तभी शोको बताने लगती है कि मैं यूशी के चाहते हूँ, यानी कि वो उसे वापस पाना चाहते हैं। वो मन मन ये कहते हुए सोचने लगती है कि वो ये चाहते हैं कि वो उन लोगों के साथ जो रिश्ता है वो तोड़ दे। तभी टीजे बताता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बात को सुनते हुए समझ सकता हूँ, मैं अभी मुझसे जो कुछ भी होता है मैं करूंगा। तो फिर उसे जो है शोको बताने दे कि क्या आपको ये ठीक लगता है ना। तभी टीचर उसे कहते हैं कि ऑफ कोर्स मुझे ठीक लगता है, क्योंकि अगर स्कूल में मेरा साफ सफाई करना काम है तो ये भी मेरा ही काम है। तभी ये सुनते वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन दोबारा से शोको उसे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। तो तभी टीचर बताता है कि मेरा एक बहुत बेहतरीन आइडिया है। अचानक से हम लोग ये देख पाते हैं कि टीजे वो अच्छी तरीके से एक लेडी बन जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मेकअप कर लेता है एक लड़की की तरह। इसी चीज को देखते हुए वो लोग बता देते कि ये आउटफिट क्या आपके लिए बदला है, मतलब क्या तुम ज्यादा एफर्ट नहीं डाले हो, लेकिन वो लोगों को वो अच्छा भी दिखने में लग रहे थे। तभी टीजी उन लोगों को ये बताता है कि मेरा जब प्रीवियस जॉब था उस जॉब में मुझे बहुत बार ऐसे कपड़े बदलने की जरूरत पड़ते थे। और इसी बात को सुनते हुआ शोको सोच लेती क्या वो इससे पहले कोई होटल या कोई क्लब में काम कर रहे थे क्या। और तभी टीजी बताने लगती चलो अभी तनावे के पास मैं चले जाता हूँ उसे हीट करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से शोको उसे रोकती है, बता दे कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि वो इशू के बारे में बात है तो वो उसे देखना चाहता है, क्योंकि वो अपनी खुद आंखों से देखना चाहते हैं कि आखिरकार वो वहां पर क्या ही कर रहे हैं। ये सुनते हुए टीचर उसे कहते हैं कि बहुत बढ़िया, लेकिन ये देखो बहुत ज्यादा डेंजरियस भी है और मैं तुम्हारे ये जो रिजॉल्व है इसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। खैर तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग उसी वीकेंड का सीन देख पाते हैं जहाँ पर टीजी और शोको वो दोनों एक क्लब पे चले जाते हैं जो कि एक रोको ग्रुप पार्टी है। वहीं पर एक लड़की चिल्ला रही थी कि ये यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मजा आ रहे थे। वहीं पर शोको को देख पाते जो कि इस चीज को देखता है, लेकिन वो बिल्कुल भी इस चीज को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसका मूड बिल्कुल भी ये सब कुछ चीजें करने के लिए नहीं है। तो अचानक से टीजे को देखते हुए एक लड़का उसके बगल में आने लगते हैं और बताता है कि हे चलो तुम मेरे साथ थोड़ा सा चलो। लेकिन इसी चीज को देखते हुए शोको सोचने लगती कि ना रे बाप रे ये तो बहुत बुरा हुआ, वो तो देखने में तो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन अगर उसे टच भी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों को पता ही चल रहा है कि अगर टच करेगा तो किस चीज के बारे में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन वो लड़का तभी अचानक से जो है टीजीओ को टच करते हैं और टच करते वो लड़का बता लेते कि अजीब सा फीलिंग क्या है, क्योंकि वो जिस जगह पर हाथ रखते हैं जो चीज रहना चाहिए था वो चीज उस जगह पर नहीं है। वो कहता है कि क्या तुम कोई गे हो, और कोई चिल्लाकर कहते हैं कि हे यहाँ पर कोई लड़की के ड्रेस पहनकर आ गए हैं। तो जैसे ये बात कहते हैं अचानक से हम लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि उसी बंदी को घसीट कर बाहर की तरफ ले जाया जाता है। और इसी चीज को टीजी और शोको दोनों ही देखने लगते हैं और डरने भी लगते हैं। अचानक से एक लड़का वो जो लड़की सर कर आई है उसको लात मारते हुए बताने लगती है कि चल तू मुझे बता कि किस कमीने ने तुझे इस जगह पर लेकर आया है। तो अचानक से एक लड़का उसके सामने आकर बताता है कि आई एम सॉरी कि मैं उसे लेकर आया हूँ यहाँ पर। तब ये सुनता हुआ बंदा कहता है कि आखिरकार तू क्या सोचकर उसे इस जगह पर लाया है। इसके बाद वो चिल्लाते हुए बताने लगते हैं कि आखिरकार तू अगर एक लड़की को लेकर आ रहा है तो एटलीस्ट तुझे तो उसकी वॉइस को सुनना चाहिए था। रिसेंटली हमें कोई ऐसा भी मिला था जिसका चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत था। अगर तू यहाँ पर किसी लड़की को ला ना पाए तो फिर लानत है, तू मर जाना चाहिए, तो एक कचरा है। ये कहते हुए उसे भी वो मर नहीं चाहता है, लेकिन अचानक से गाओ-दासान भी आ जाता है। आते हुए उस बंदे को रोकता है, कहते कि इट्स ऑल राइट, और वो लड़का उसे देखते हुए थोड़ा सा डरने लगा है। गाओ-दासान उसे बताता है कि देख हर किसी का एवरीवन किसी का डिफरेंट टेस्ट होता है, तुम तो जानते हो इस चीज के बारे में। ये बात सुनकर वो उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी गाओ-दासान बताता है कि अगर वो इसी जगह पर किसी को लेकर आया है इसका मतलब उसको देखकर यानी कि वो उसे पसंद है, इसी वजह से इस जगह पर लाया है ना। और इस बात को सुनते वो लड़का तो डरने लगता है। वो समझ में आ जाता है कि गाओ-दासान आखिरकार क्या करने के बारे में बात कर रहे हैं। तभी गाओ-दासान लोगों को बताते हैं कि कम ऑन चल, अभी मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, तू शुरू हो जा। और जैसे ये बात कहता है वो लड़का रोने लगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो प्लीज। और दूसरी साइड हम लोग यहाँ पर कुन को देख पाते हैं और टियागो को देख पाते हैं, मतलब कुन के तीनों दोस्त को देख पाते हैं। वही पर टियागो बताने लगता है कि वहाँ पर एक क्रॉस ड्रेसिंग को लेकर आया, मतलब वो हमसे बहुत ज्यादा सीनियर है, उसके बावजूद भी वो कैसे ऐसे हरकतें कर सकते हैं। और क्या तुम जानते हो कि मैंने अपने साथ 2 लड़कियों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। अभी ये सुनता वो कुन कहता है कि मैं कभी भी ये नहीं सोचा था कि तनावे जो है वो ऐसे भी किसी लड़की को लेकर आ सकता है। तभी और एक दोस्त उसको बताने लेती कि अगर मैं अच्छी तरीके से सोचूं तो वो आखिरकार वो दोनों लड़की कहाँ पर है। अगर तुम उसे इस जगह पर लेकर आई हो तो एटलीस्ट हमें तो देखना चाहिए था कि तुम उन लोगों के साथ बात कर रहे हो, तुम तो बात भी नहीं की हो उन लोगों के साथ। अनाबे भी इस बात को सुनते हो बताने लगती कि हाँ मुझे भी अभी इस बात में संदेह हो रहा है कि आखिरकार वो लोग अभी कहाँ चले गए।
तभी उसका दोस्त पूछता है कि आखिरकार तुमने उन दोनों को इस जगह पर कैसे लाया। वो बताने लगता है तनाबे कि वो लोग रोय को ग्रुप पार्टी में इंटरेस्टेड थे, इसी वजह से मैंने उन लोगों को बताया। ये बात सुनते हुए तो उनसे बताने लगते कि अगर ऐसा ही बात है, यानी कि कौन मतलब यूशी वही बताने लगता है कि अगर ऐसा बात है तो मुझे नहीं लगता है कि तुमने उन लोगों को जीता है। ये सुनता हुआ तनाबे गुस्से में आकर कहते कि तुम बकवास से अपना बंद करो। वो ये बताता है कि क्या वो लोग रोय को जैसे ऐसे बदमाश गुंडे को लोग भी पसंद करता है, ग्रुप को भी, क्या उन लोगों को खतरनाक आदमी लोग बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनता हुआ तनाबे बताने लगे मुझे भी बिल्कुल इस चीज के बारे में पता नहीं कि आखिरकार वो लोग क्या ही सोच रहे हैं। तभी नेक्स्ट टाइम ये हमें सीन शिफ्ट होते ही देख पाते हैं, यहाँ पर जो शोको और टीजी है वहाँ पर शोको तो इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा डरने लगती है क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। लेकिन तभी एक बंदा पीछे से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत है, तुम लोग इसे इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पर तुम लोग मजे कर सकते हो, चलो तुम लोग बियर पियोगे क्या। लेकिन तभी वो बताने लगते हैं शोको की नहीं, मैं अंडर एज हूँ। तो उसके बाद सुनते हुए एक लड़का बताता है कि अरे अरे ये ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर अंडर एज वेज कुछ चीजें रहता है, यहाँ पर सभी लोग पी सकते हैं, कोई बात नहीं है। तभी वो शोको बताने थी क्या कोई सॉफ्ट ड्रिंक है। वो लड़का बताता है कि अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक। तभी वो लड़का एक अचानक से उसे एक ऑरेंज जूस देते हैं, यानी कि उसे भी देते हैं और टीचियो को भी देते हैं। वो दोनों तो शुक्रिया अदा करके खाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से लोगों को चिल्लाने की आवाज आते लगते हैं। वो लोग पीछे मुड़ते ही देख पाते हैं कि वही दोनों लड़की को, लड़की तो नहीं, दोनों ही लड़का है जो लड़की के वेश पहन कर आए हैं, उन दोनों को यहाँ पर लेकर आए हैं। और इसी चीज को देखते हुए शोको यानी कि टीजी है वो सोच लेते कि ये मतलब पेनफुल लग रहा है। इट्स ओके, दिस पीपल आर जस्ट स्वीट गर्ल्स, यानी कि ये लोग लड़कियों को पसंद करता है। अगर मैं इस चीज के बारे में बता सकता हूँ तो शायद प्रोबेबली वो लोग रोक सकता है। लेकिन तभी अचानक से वो ये नोटिस कर पाता है कि अचानक से उसके सर घूम रहा है। वो सोचने लगते कि ये क्या हो रहा है, मेरा सर क्यों घूम रहा है। और वो अचानक से वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और कुछ लोग कहने लगते हैं कि अरे बाप रे, ये तो काम करना शुरू कर दिया है, क्या तुमने उसे कुछ ज्यादा हाई डोज दे दिया है, लॉल। और तभी हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं जो टीजी है वो उसे पीते ही एकदम बेहोश हो गए हैं। और यहाँ पर जो शोको है वो भी अचानक से नीचे गिर जाते हैं। और जैसे उन लोगों को होश आता है वो लोग सोचने लगते हैं कि मुझे ठंड लग रहे हैं, आखिरकार मैं ये कहाँ पर हूँ, ये बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक से शोको अपनी आंखें खोलता है। खोलते वो देख पाते हैं कि वो एक जेल के अंदर है जहाँ पर उसके हाथ में हथकड़ियां है और उसकी कॉलर में कॉलर भी बंद हुआ है, यानी कि एक हैंडकफ भी हाथ में है। वो सोचता है कि क्या मुझे यहाँ पर ड्रग दिया गया था, मतलब उसे याद आता है कि उसने जो जूस पिया था आखिरकार वो नशीली कोई पदार्थ होंगे। वो सोचने लगते कि अरे ये क्या हुआ। वो फिर वो बंजो को चिल्लाने लगते कि बंजो सान आखिरकार तुम कहाँ पर हो। लेकिन वो चिल्लाने के बावजूद भी वो उसकी कोई जवाब नहीं मिलता है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर वो आसपास बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो मन ही मन सोचने लगती कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा चीजें क्यों हो रहा है। और तभी वो ये भी सोचते हैं कि ये सब कुछ यूशी की फॉल्ट की वजह से हुआ है। वो ये भी सोचते हैं कि मुझे जो है उससे दूर रहना मतलब चाहिए था। अगर मैं उससे दूर रहती तो बिल्कुल भी कभी भी मेरे साथ ऐसा चीज कभी भी नहीं होती। तभी अचानक से उसे कोई पुकारता है कि हे नंबर 3, क्या तू जाग गया है। और तभी वो नोटिस कर पाता है कि उसके कपड़े पर नंबर 3 लिखा हुआ है। और तभी उसे एक जगह पर ले जाना चाहता था। वो सोचने लगती है कि आखिरकार मुझे ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं और मेरे साथ क्या ही होने वाले हैं। उसे बिल्कुल कोई कुछ समझ में नहीं आते। लेकिन जैसे एक जगह पर आते हैं वो देख पाते हैं कि उसके सामने और भी ऐसे बहुत सारे लड़की लोग हैं जिन लोगों के हाथ में हैंडकफ है। तभी अचानक से गौदसन बताने लगता है कि इस वक्त हमारे पास बहुत सारे अच्छे लड़कियां हैं। और तभी वो जब ध्यान से नीचे की तरफ इन सारे लोगों को देखते बताने लगते हैं कि यहाँ पर तो किसी को शॉर्ट लग रहा है, यानी कि कोई नहीं है। मतलब वो श्योर है कि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, मतलब उसकी बॉडी फिटनेस बहुत ज्यादा अच्छे थे। तब अचानक से एक लड़का कहता है कि हम लोग एक आदमी को उसे लाने के लिए भेजा था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है। ये सुनता हुआ वो बताने लगता है कि हाँ मुझे तो लगता है कि वो सबसे ज्यादा बेस्ट था, यानी कि गौदा बताने लगता है। मतलब उसे ये ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़की है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी वुमेन होगा, मतलब समझ ही सकते हो, कोस पकड़ कर टेस्टी, और उसे जो है स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। और तभी इसी बात को सुनता हुआ शोको सोचने लगती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो ऐसे भी बात कर सकते हैं, मुझे यहाँ से भागने के कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। तभी अचानक से गौड़ा बता लगे चलो अभी रोलिंग करना शुरू कर दो। जैसे वो रोलिंग के बारे में बात करता है अचानक से उन लोगों के सर के ऊपर एक बड़ा सा केज आ जाते हैं, एक बड़ा सा केज जहां से अभी भागना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन नहीं, मुश्किल हो जाएगा। भी कहते बता लेते कि हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल सा चीज आज करने वाले हैं, चलो एक दूसरे को मारने का ट्राई करो जब तक ना यहाँ पर सिर्फ एक बच जाए। ये सुनते हुए तो सभी तो मतलब शोको तो एकदम से डर सा जाती है। गौदा तभी ये भी बताने लेते हैं कि देखो मुझे बिल्कुल भी वीक वुमेन इंटरेस्टेड नहीं है, वीक पर्सन नहीं है। मतलब वो चाहते हैं कि उसके पास जो कोई भी वुमेन आए वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली मजबूत हो मिले ताकि उसे थोड़ा सा थ्रिल मिले। और वो ये भी बताता है कि जो कोई भी हार जाएगा वो डिस्पोजेबल हो जाएगा।
और जो कोई भी जीतेगा यहाँ पर वो उसकी पत्नी बनने का लायक बन जाएंगे। और तुम लोग उसे एक्साइटमेंट करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो, यानी कि गौदा-सान वो बताता है तुम लोग करो मेरे लिए। और फिर गौदा-सान एक लड़कियों को बुलाकर बताता है कि हे यू, तुम जल्दी से जल्दी उसी उम्वन को लेकर अभी के अभी आओ। अगर नहीं ला पाए, अगर थोड़ा सा भी लेट हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनते हुए लड़का कहती है हाँ मैं अभी के लाता हूँ। वो यहाँ से भागता है और दूसरी साइड हम लोग देख पाते हैं इन सारे लोगों को जो बैरियर है वो एकदम से खोल जाता है। और तभी अचानक से गौदा-सान वो चिल्लाकर कहते हैं कि चलो तो फिर तुम लोग अपना बैटल करना शुरू कर दो। तभी यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को देख पाते हैं कि कुन, तनाबे और उसके तीनों दोस्त वो लोग आखिरकार वहां पर बात करने लगते हैं कि अचानक से यहाँ से लोग कम होना शुरू क्यों हो गया, यानी कि अचानक से यहाँ पर लोग इवेंचुअली जाने लगे हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या होता है। तब उसके और एक दोस्त बताने लगे मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को ये गौदा-सान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो भी चले गए हैं। और तभी वो भी बताना थी कि हाँ मुझे लगता है वो दोनों भी चले गए हैं जिन दोनों को मैंने लेकर आया था। ये सुनता हुआ यूशी बताने लगी कि हाँ तुमने तो इवन उन दोनों के साथ बात भी नहीं कर पाए। तभी अचानक से यूशी को एक आईडी कार्ड देख पाते हैं। वो कहती है कि ये तो स्टूडेंट्स की आईडी कार्ड है। और जैसे वो इस आईडी कार्ड को देखते हैं भाई उसकी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये आईडी कार्ड और किसी की नहीं बल्कि शोगो की आईडी कार्ड है। आगे आखिरकार क्या होने वाला है ये हमें पता चलेगा, थोड़ा ध्यान से वेट करो। जैसे वो ये कहते हैं कि लड़ाई अभी से शुरू होता है, हम लोग उसी जगह पर एक लड़की को सबसे पहले बात करते हुए सुनते हैं कि चलो अभी मैं तुम सारे लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कुचल दूंगी। तभी वो लड़की ये भी कहती है कि यहाँ पर जितने भी सारे लड़की लोग हैं उन सारे लोगों को मारेंगे और उसके बाद जो कमीना बात कर रहे हैं उसको सबसे पहले मारेंगे। वो एकदम से तैयार होते हैं और ये नंबर 1 है जो एक एथलेटिक्स है और उसकी बातों के अंदर ही और एक लड़की भी उसकी बात का जवाब देती है। वो लड़की सिगरेट पी रही होती है। वो बताती है कि रियली क्या तुम बकवासें कर रहे हो, यहीं पर मैं हूँ जो इन सारे लोगों को मारता हुआ लास्ट में एलेक्स के साथ सोऊंगा। एलेक्स मतलब यहाँ पर गौदा-सान के बारे में बात करते हैं वो। और लड़की ये जो लड़की है ये नंबर 2 है जो कि एक डेलिक्वेंस है। और इन सारे बातों के बारे में सुनते हुए तो शो को एकदम से डरने लगती है। शो को नंबर 3 है जो कि एक ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स है। तब अचानक से पीछे से और एक लड़की चिल्लाती हुई बताती है कि हे तुम लोग तो मेरे साथ, मतलब मैं तो तुम्हारे वेट का भी नहीं हूँ। ये नंबर 4 लड़की एक बैंड गर्ल है। बैंड गर्ल मतलब एक समझ सकता है कि फीमेल जो कि फैशन को लेकर बहुत ज्यादा बेस्ट है। ये ऐसा लड़की को बैंड कहा जाता है। तभी पीछे से और एक लड़की बताने लगते है कि देखो मैं बिल्कुल भी तुम लोगों के साथ ऐसे सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर तुम लोग ये चूज करते हो, अगर तुम लोग मुझे मारोगे तो फिर मैं भी तुम लोगों के ऐसे तोड़ना शुरू कर दूंगी। और ये जो नंबर 5 है ये एक कैराटे एथलेटिक्स है, मतलब वो कैराटे प्रैक्टिस करते हैं। और तभी नंबर 6 वाले लड़की को हम लोग देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा डर रही थी। वो कहने लगती है कि अचानक से ये सब कुछ चीजें ऐसा हो क्यों रहे हैं। ये जो नंबर 6 वाला लड़की है वो एक वॉलीबॉल टीम की लड़की है। यहाँ पर सभी लोगों के बारे में इंट्रोड्यूस किया दिया गया है, अभी कौन सा लड़की कौन है। वही नंबर 1 वाला जो लड़की है वो अचानक से इन सारे लोगों को चुनौती देने लगती है। वो बताने लगती है कि देखो मैं 1 by 1 तो फाइट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले जो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे मैं उसके साथ ही लड़ाई करना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है और फिर नंबर 5 को चुनौती देते हैं, क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। तो वो जैसे उसे पुकारते हैं वो बता देते कि क्या है बोल। तो नंबर 1 उसे बताने लगते हैं कि तुम कुछ कर सकते हो, राइट, तुम एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्समैन हो, मतलब स्पोर्ट्स लड़की हो, स्पोर्ट्स खेलती हो जो। तभी ये सुनते हुए बताते हैं कि देखो कैराटे का कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स नहीं किया जाता है, कैराटे एक मार्शल आर्ट्स होता है। तभी ये सुनते हुए नंबर 1 लड़की कहता अच्छा ऐसा बात है तो फिर ठीक है तुम्हें पहली बार आओगे। और ये कहते हुए बहुत ज्यादा तेजी से वो नंबर 5 की तरफ बढ़ने लगती है और बताती है कि चलो तुम मुझे थोड़ा बहुत मजा दो। और ये कहते हुए सीधा उस लड़के के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो नंबर 5 वाला लड़की भी इसे आसानी से पीछे मुड़ते हुए डॉज करती है। और ये भी सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब उसका स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि वो एक अनदर लेवल के कह सकते हैं हम लोग। लेकिन वो अगर हम मेरे ऊपर डायरेक्ट चार्ज करेगा तो इसे पढ़ना बहुत ज्यादा आसान है। दोबारा से नंबर 1 को देख पाते हैं जो कि नंबर 5 की तरफ एकदम कूद पड़ते हैं। और नंबर 5 इधर स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि कैसे उसके ऊपर वो हमला करेंगे। लेकिन जैसे ही नंबर 1 उसके ऊपर हमला करते हैं वो अपने स्ट्रेटेजी जैसे उसे पंच मारने के लिए चाहते हैं, नंबर 1 बहुत ज्यादा आसानी से इसे डॉज कर लेते हैं और डच करते हुए उसे ऐसे एक मूव से पकड़ लेते हैं कि नंबर 5 वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। और नंबर 5 समझ जाता है कि वो ऐसा एक्सप्लोसिव पावर है कि वो ऐसे उसे पॉइंट पर पकड़ कर रखा है कि वो बिल्कुल भी यहाँ से हिल भी नहीं सकता है। और तभी इधर ये लड़की यानी कि नंबर 1 बताने लगते है कि देखो मेरा रेपुटेशन इतने भी ज्यादा बड़ा नहीं है,
लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग वो बहुत ज्यादा चैंपियनशिप मतलब बहुत ज्यादा टूर्नामेंट को वो जीता था, जैसे कि वर्ल्ड वॉइस जूनियर चैंपियनशिप, 3rd टाइम नेशनल जूनियर रेसलिंग चैंपियन, बहुत सारे ऐसे चैंपियनशिप को उसने जीता है। लेकिन वो ये भी बताने लगते हैं कि नंबर 1, हालांकि उसे बहुत सारा ऐसे ट्रॉफियां तो मिली है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ पब्लिक अचीवमेंट्स के लिए था उसके पास। देखो ये जो कुश्ती होता है यानी कि रेसलिंग, यहाँ पर बहुत ज्यादा सुरक्षा होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एंडलेस फाउल के भी बहुत ज्यादा चांस होते हैं। और वो ऐसी गुनगुने वातावरण से बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं, यानी कि बिल्कुल भी उससे वो ऐसा वातावरण पसंद नहीं आ रहा था। और फिर वो अपने आप को ऐसी एक इलीगल स्ट्रीट फाइटिंग में अपने आप को वो खुद ही फेंक दी है अपने स्किल से, यानी कि जो कोई भी स्किल उसने रेसलिंग पे सीखा था उस स्किल के माध्यम से वो अपनी एनिमे को अभी टैकल करना शुरू कर दी है। और फिर वो जो है अपना शॉर्ट बैंड मूव के माध्यम से एनिमे को एकदम से डाउन कर देते, यानी कि फिनिश कर देते। और फिर वो जब इस लड़की को नंबर 5 लड़की को मार रही थी, तभी वो ये भी बताने लगती है कि तुम अब एक छोटी लड़की जो कि अपने पूरी जिंदगी फॉर्म फिलअप करते हुए बिता दी है, तुम्हारा कोई भी अभी चांस नहीं है कि तुम मेरे खिलाफ खड़ा हो सकते हो। वो उसे एकदम मार ही देती, लेकिन तभी अचानक से शोको वहां पर दौड़ कर आती है, बताने की हे तुम रुको, तुम क्या उसे मार दोगे क्या। उसकी बात को सुनते हुए नंबर 1 लड़की शोको को बताने लगती है क्या तुम स्टूपिड हो या कुछ और, मैं डेफिनेटली ऑफ कोर्स उसे मार डालूंगी। लेकिन इधर शोको बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर तुम उसे नहीं छोड़ते हो। शोको उस नंबर 1 लड़की की हाथ को ऐसे पकड़ती है कि वो लड़की जो है अपना हाथ को छोड़ के पीछे की तरफ भाग जाती है। मतलब ये देखते सभी मंजर के लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं कि अचानक से शोको जगह क्या किया कि वो लड़की पीछे भाग चले गई। नंबर 6 लड़की को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो तो वैसे भी पहले से ही कांप रही थी। और इधर नंबर 1 वो समझ जाती है कि ये जो लड़की वो जो है मेरी फिंगर्स को तोड़ने में लग गई थी, यानी कि ऑलमोस्ट मेरी फिंगर को तोड़ ही देती, क्योंकि उस नंबर 1 लड़की को ये पता है कि बहुत सारे ऐसे मेथड है जिस मेथड के माध्यम से तुम ऐसे आर्म लॉक को तोड़ सकते हो। और उनमें से एक चीज है, यानी कि एक मूव जो कि बहुत ही ज्यादा सरल है, यानी कि सिंपल है, एक नॉर्मल पर्सन भी इस चीज को कर सकते हैं। उस फिंगर का मतलब उस हाथ की जो फिंगर है उसे डिस्ट्रॉय कर दो, जो कि दूसरे पर्सन के हाथ को पकड़ कर रखा है उस फिंगर को डिस्ट्रॉय कर दो, और जो कि शोको ने किया था। और नंबर 1 इसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि उसकी जजमेंट एकदम बहुत ज्यादा सटीक है। मतलब उस लड़की को देखकर तो लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, लेकिन सचमुच वो इतने ज्यादा चीजों को कर पा रहे हैं। और तभी अचानक से हम लोग वहीं पर और एक लड़की को देख पाते हैं जो कि नंबर 4 होती है। वो हंसने लगती है और बता दे कि हे एक छोटी सी लड़की ने तुम्हें क्या किया और तुम वहां पर चिकन की तरह वहां से भाग निकल गए। और इस बात को सुनते हुए तो नंबर 1 बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहती है कि हे कमीनी, तू क्या बताने की कोशिश कर रही है। और जब इस बात को सुनते हुए नंबर 2 भी उसकी मजाक उड़ाने लगती है और बताने लगती है कि हे मैंने तो सोचा था कि तुम वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। और तभी नंबर 4 इधर उस लड़की को भी बतलाती है कि देखो तुम लोगों को मैं एक बात बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझा देती हूँ, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जीतता है या कौन हारता है, क्योंकि मेरा इससे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और देखो बिल्कुल भी मैं उस गोरिल्ला जैसा आदमी को पसंद नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अगर कहो कि तुम जीत गए हो तो फिर तुम ये मान सकते हो कि हाँ तुम जीत गए हो, मैं तुम्हें दे देती हूँ, थैंक यू, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और तब ये सुनते हुए नंबर 2 बता दे कि हे मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे गोरिल्ला कहते हो? तुम मुझसे एलेक्स समा को बिल्कुल भी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। तभी अचानक से पीछे से कुछ लड़का चिल्लाते हुए कहते कि हे लड़की, क्या तुमने कभी इसे ट्राई भी किया है? देखो अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो फिर तुम यहाँ से डिस्पोज हो जाओगे, तुम्हें इसका मीनिंग पता है ना? हाँ हमें क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से भी मजा लेने के लिए आए हैं, हमें बस किसी भी प्रकार से तुम लोग मजा दे दो। और उसकी बात को सुनते हुए नंबर 4 लड़की बता लेती कि हाँ अगर हम लोग इस गोरिल्ला को अवॉइड भी कर दे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बंदर भी तो है ना, और वैसे भी मैं इस जगह पर बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती हूँ, कैसे पेन है ये। और उसकी बात को सुनते हुए तो नंबर 2 बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उस नंबर 4 को बता ले कि तुम अपना गंदी सी मुंह को बंद रखो। तभी नंबर 4 बता दे कि नाउ 1 मिनट रुको, देखो मैं सीरियस बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचना चाहती हूँ। और उसकी बात को सुनते हुए नंबर 2 गुस्से में आकर उसे एकदम से पंच मारने के लिए जाती है और कहती है तो अभी कमीनी मर। लेकिन यहाँ पर कुछ मंजर अलग हो जाते हैं, यानी कि नंबर 4 जो है वो ही इस लड़की को जोरदार का एक पंच मार देती है और वो लड़की नीचे सीधा गिर जाती है। अभी हमें इस नंबर 4 की असली रूप को दिखाई देती है और नंबर 4 बताने लगती है ये देखो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती है, चलो तुम मुझे एक छोटा सा ब्रेक दे दो। और शोको इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यानी कि शौक में आ जाते हैं कि नंबर 4 जो है वो एक्चुअली सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन अभी अभी वो जो है नंबर 1 को रोकने के लिए मुझे मदद कर रही थी। इसका मतलब यह है कि मैं उसके साथ कुछ तर्क कर सकती हूँ। और तभी नंबर 4 जो है वो नंबर 1 को भी चुनौती देने लगते हैं और बताने लगते कि हे देख चिकन, मैं बहुत ज्यादा जल्दी इसी चीज को जो है फिनिश करना चाहती हूँ। और नंबर 1 इसी चीज को सुनते हुए तो गुस्से में आने लगते हैं और तभी अचानक से नंबर 4 उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है और बताने लगती है कि ये कमीने लोग तो मुझे ग्लव्स भी नहीं दिए हैं और वैसे भी यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा हैवी है। ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे। ये कहते वो नंबर 1 की चीख पे वो मुक्का मारने के लिए जाते हैं, लेकिन नंबर 1 भी इसे अपनी फिस्ट से मतलब बॉक्सर जैसे इसे डॉज करते हैं, वो एग्जैक्ट उसी तरह से डॉज करती है। और नंबर 1 मन मन सोच लेती कि उसकी जो पंच है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट है और इस प्रकार के पंच के माध्यम से मुझे नहीं लगता है कि मेरे बॉडी में कोई भी इफेक्ट पड़ सकता है। वो अपनी जो चीक है यानी कि जॉ है उसे सिर्फ वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो एक स्ट्रेटेजी बनाती है कि वो उसकी जो पंच है वो इसे ऐसे ही रोकेंगे, डॉज करेंगे और फिर उसे मौका मिलते ही वो सीधा उसे पकड़ लेंगे। और जैसे उसे मौका मिलता है वो बहुत ज्यादा वाइड रेंज एक अपने दोनों हाथ को खोलते हैं और जैसे यहाँ पर नंबर 4 देखता है कि वो बहुत ज्यादा वाइड रेंज ओपन खोला है, वो सीधा उसकी पेट में इतनी ज्यादा जोर से पंच मारता है कि वो नंबर 1 सीधा नीचे जमीन पर बैठ जाती है और बताने लगते हैं कि तुम्हारा पंच इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, कैसे ही। और तभी नंबर 4 बताने लगते हैं कि तुम डमी हो। देखो इससे पंच एक ऐसा चीज है कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर पंच लगे तो कोई दर्द नहीं होगा। और तभी शोको भी इस चीज को देखते हुए हैरान हो जाती है कि सचमुच एक्चुअली वो जीत गए, वो इतनी ज्यादा ताकतवर है। थैंक गॉड। मतलब जितने भी ज्यादा यहाँ पर लोग फाइट करना चाह रही थी वो सभी के सभी अभी डाउन हो चुका है। तो शोको अभी ये बात सोच रही थी कि वो यहाँ पर उसके साथ कुछ रीजनेबल तर्क कर सकते हैं। और तभी वो नंबर 4 को बता लेती कि नंबर 4 गुड जॉब, क्या हम लोग अभी नेक्स्ट क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत बातें क्या कर सकते हैं। लेकिन तभी नंबर 4 अचानक से कुछ और बातें कहते हैं। वो बताते हैं कि ऑलराइट, अभी सभी लोग मर गए यानी कि सभी लोगों को काम तमाम हो गए, अभी नंबर 3 सिर्फ तुम बचे हुए हो। और शोको तो इस बात को सुनते हुए डरने लगती है, बताने कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम ये क्या करना चाह रहे हो। तभी नंबर 4 उसे बता दे कि विल देखो, अगर मैं यहाँ से नहीं जीतू तो मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ। कम ऑन, चलो हम लोग इसे फिनिश करते हैं। और इसी बात को सुनते हुए शोको इधर डरने लगती है। वो सोच रही थी क्या मुझे सचमुच उसके साथ फाइट करने की जरूरत पड़ेगा। बंजो-सान तुम कहाँ पर हो। और तभी अचानक से यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होके हम लोग दूसरी साइड का सीन दिखते हैं जहाँ पर कुछ लोग वहां पर यूशी, किसिमा और तनाबे को बताने लगे कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि तुम लोगों को मैं यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। अभी गौदा-सान जो है वो अपनी इंजॉय में मिडिल में है। लेकिन तभी यूशी बता रहे थे कि लेकिन शोको, मुझे लगता है कि शोको इस चीज में फंस गई है। वो एक मॉडल स्टूडेंट्स है, वो कोई फाइटर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी वो लड़के लोग उससे जाने के लिए इन लोगों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम लोगों को किसी भी हालत में अंदर नहीं जाने जा सकता हूँ। और वैसे भी देखो मैं गौदा का राइट हैंड हूँ यानी कि राइट हैंड मैन हूँ, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी अचानक से यूशी गुस्से में आकर यूशी नहीं किसिमा उसके चेहरे पर जोरदार का पंच मारता है और एक लड़का उसे बताने देती हे तुमने मासूदा को डाउन कर दिया है, किसिमा तुम कमीने। तभी अचानक से किशिमा इन लोगों को बताता है कि देखो सीनियर, आई एम सॉरी, क्योंकि रॉय को ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले मैं अकीवा का बडी था, तुम लोग को देख ही सकते हो। अगर तुम लोग मेरे रास्ते से नहीं हट जाते हो तो फिर मैं तुम लोगों को भी ऐसे आसमान में उड़ा दूंगा यानी कि फ्लाई करवाऊंगा। उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ये देख पाते हैं कि नंबर 4 जो है शोको को बताने के लिए फाइट करने के बारे में। तभी उसे शोको कहती है कि तुम ये अचानक से मुझे क्या बात कर रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पर वो जो खराब बंदे थे वो लोग बिल्कुल भी यहाँ पर कोई नहीं है, तुम शांत हो जाओ, हम लोग एक अच्छे तरीके से बात करके कोई रास्ता निकल सकते हैं। और तभी वो लड़की बताई कि क्या तुम ये रियलाइज कर पा रहे हो कि यहाँ से निकलना नामुमकिन जैसा है। वो नंबर 4 उसे बता दे कि क्या तुम इस जो केस है इसे तोड़ सकते हो। अभी शोको उसे समझाने लगती है कि देखो शायद कोई यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता भी तो हो सकते हैं, है ना। लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बताती है कि देखो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम दोनों को फाइट करने की जरूरत है। शोको से कहती कि देखो लेकिन इससे पहले मैं कभी भी ऐसे फाइट नहीं किया। और इसी बात को सुनते हुए नंबर 4 तो बहुत ज्यादा खुश होकर उसकी तरफ तेजी से एक पंच मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन शोको एक कदम पीछे लेती उसकी पंच को बहुत ज्यादा आसानी से टैकल कर दे पीछे बिना किसी उसे टच किए। और वो जो लड़की इस चीज को देखते एकदम से डर सा जाती है। वो सोच लेती कि ये क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी ये सहन नहीं हो रहा है। और वो लड़के उसे घूम कर बताने थे कि तुमने एग्जैक्ट उसी लेंथ को मापा है कि मेरा रीच कहाँ तक है और तुम उसी जगह को समझ गए हो।
मतलब यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस रास्ते से कोई भी नॉर्मल एमेच्योर लड़की ऐसा बिल्कुल भी कर सकते हैं। लेकिन तभी शोको उसे कहती है कि नो रियली, मैंने कभी भी फाइट नहीं किया है। और ये कहते हुए वो मतलब शोको मने मन सोच रही थी कि विल मैंने भी तो इस बारे में सोची थी कि मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर पाऊं। तभी हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जा रहा है जहां पर हम लोगों ने देखा था कि टीजीए जो है वो शोको को कुछ चीजों के बारे में सिखाया था कि देखो वहां पर जाने से पहले तुम्हें कुछ चीजों जो है वो याद रखने की जरूरत है। अगर देखो तुम अपने आप को खतरनाक जगह पे सिचुएशन पे पाते हो तो तुम्हें इस सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि तुम्हें कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। शोको उसकी बात को सुनती है, बताती कि हाँ बोलो। टीजीए उसे समझा दिया था कि देखो कुछ केस में ऐसा भी होगा कि एनिमी के पास वेपन होगा और किसी केस में ऐसा होगा कि एनिमी के पास बिल्कुल भी कोई वेपन्स नहीं होगा। और रिगार्डलेस तुम्हें सिर्फ इस बात के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है कि उन लोगों का जो अटैक है वो तुम पर कब तक, यानी कि उन लोगों का जो अटैक है वो कहां तक पहुंच सकते हैं, रीच कहां तक हो सकता है। मान लो कि अगर मैं पंच मारूं तो मेरा हाथ के साथ आर्म का जो है लेंथ है वो कितना होगा, वो मतलब जज न करना कि कितना ज्यादा रीच हो सकता है। और अगर वो लात मारे तो देखना कि उसकी लात के साथ साथ उसके पैर भी कितना बड़ा है, उस हिसाब से तुम्हें पीछे हटना होगा। और मान लो कि अगर उसने कोई वेपन को इस्तेमाल किया है तो फिर उसका जो वेपन का लेंथ और उसका जो हाथ का लेंथ वो दोनों को देखना, उसका जो हैंडल है वो उस चीज को भी देखना कि कितना बड़ा है, उस हिसाब से तुम्हें प्रिपेयर होना होगा। तो जब तक तुम उसकी लिमिट के दूर रहोगे यानी कि आउटसाइड बाहर रहोगे तब तक तुम्हारा कोई खतरा नहीं होगा। उसकी बात को सुनते हुए शोको बताने लगती है कि आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा आसान है। तो तभी उसे टीजे समझा देता है कि देखो तुम्हारा जो रिफ्लेक्शन है, तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशनल विजुअल्स है, उन सारी चीजों को देखते हुए मुझे जो समझ में आ रही है कि तुम इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा आसानी से कर सकते हो। तो तभी जो शोको है वो टीजे को ये भी पूछने लगता है कि वाई द वे, अगर मेरी जो ओपोनेंट है उसके पास अगर एक गन होते हैं तो फिर मुझे क्या करने की जरूरत है। ये सुनते हुए टीजे उसे बताता है कि अगर ऐसे केस है तो तुम्हें गिव अप करना चाहिए। शोको बताती कि क्या गिव अप? तो टीजे उसे बहुत ज्यादा आसान भाषा में ये समझा देते हैं कि देखो तुम दोनों के बीच में तुम जितने ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर पाओगे उतनी ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि देखो तुम जितनी ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट करोगे उतनी ज्यादा उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा कम होते जाएंगे, यानी कि तो उसका जो गन का निशाना है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। अदर देन दैट इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा वेपन को इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें जो है दिमागी शांत रहने की जरूरत है। और तभी हम लोग देख पाते हैं प्रेजेंट में कि ये जो नंबर 4 लड़की है वो शोको के ऊपर दोबारा से पंच मारने के लिए आता है, लेकिन इस बार भी शोको बहुत आसानी से टैकल करते हैं। और इस बात से वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, बताने लगती है तू सचमुच मेरी बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है मुझे। और तभी इधर शोको को जो है टीजे के बात के बारे में याद आता है कि देखो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पंच कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम अगर सर्टेन डिस्टेंस केयरफुली उसे देखो और डिस्टेंस को क्रिएट कर पाओ तो फिर वो बिल्कुल भी तुम्हें हिट नहीं पहुंचा पाएगा। और इधर नंबर 4 लड़की शोको को जब मरने लगती है वो गुस्से में आ जाती है कि शोको बार बार उसकी मार को डॉज करती आ रही है। वो सोचते हैं कि उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि वो फाइटिंग कर सकता है, और उसे देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा है कि वो एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मुझे काउंटर अटैक कर सके। इन नेचुरल वो सचमुच कोई एथलेटिक्स जीनियस है, डैम वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए। लेकिन अचानक से हम लोग देख पाते हैं शोको बैरियर में जाके एकदम टिक जाते हैं, और तभी अचानक से नंबर 4 इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो बताने देती है सचमुच मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि ये रिंग मेरे पास है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम भागने में कितनी ज्यादा कामयाब हो या अच्छे हो, अगर तुम एक बार कॉर्नर में पहुंच जाते हो तो तुम सोच लो कि तुम्हारा द एंड यहीं पर हो जाता है। तुमने तो शायद कभी ना कभी किसी भी वक्त जो है बॉक्सिंग को देखे थे एक बार ना, है ना? अगर तुम एक बार कॉर्नर पे चले जाते हो तो तुम मान लो कि तुम्हारा काम यहीं पर तमाम, यानी कि तुम एक लूजर हो। ये कहते हो जैसे वो उसकी तरफ पंच मारने के लिए जाने लगते हैं और कहने भी लगते हैं कि मैं तुझे आज अभी ये सिखाऊंगी कि तू सिंपल डॉच करके तू अभी बच नहीं सकती है, तू ऐसे कभी भी जीत नहीं सकते। ये कहते हुए जैसे ही आते हैं, लेकिन तभी हम लोग देख पाते हैं जो शोको है वो भी अपने हाथ को उसकी तरफ करते हुए उसके तरफ एकदम छलांग मार देते हैं। और ये नंबर 4 देखते ही तो एकदम से डर जाती है कि अचानक से वो उसके ऊपर छलांग क्यों मार दी। उसके ऊपर वो लड़की शोको फॉरवर्डली चार्ज कर देते हैं और बहुत ज्यादा तेजी से उसके ऊपर वो लैंड करने लगते हैं। और वो अभी ऐसे सिचुएशन पर है कि वो शोको को बिल्कुल भी अभी रोक नहीं सकते हैं, और शोको सीधा उसकी पैर के ऊपर गिर जाते हैं। और शोको इधर मन मन सोचने लगती है कि मैंने ये कर दिखाया, जैसे कि बंजो सान ने मुझे बताया था वो वैसे ही मैंने किया है।
और तभी टीजे यहाँ पर जो शोको है उससे टीजे के बात के बारे में याद आता है। लगती है कि तुम्हारे जो ओपोनेंट होंगे वो बहुत ज्यादा जल्दी तुम्हें ये पकड़ लेंगे जब वो लोगों को ये पता चल जाएगा कि तुम भागने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट वो लोग ये कोशिश करेगा कि तुम्हें कब तक जो है फ्रीली मूव ना करने के लिए एक जगह पर ले जाए, यानी कि द एंड जगह जहां पर तुम फ्रीली मूव नहीं कर सकते हो। मान सकते हो कि कोई कॉर्नर, डेड एंड्स या कोई क्लिफ होगा। वो लोग तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहां से तुम पीछे एक कदम भी और नहीं ले सकते हो। तभी यहाँ पर ये सुनते हुए शोको उसे पूछी थी कि तो फिर मैं क्या करूंगी, और तभी टीजे उसे बताया था कि तुम उन लोगों के ऊपर रश कर दोगे। और देखो इसी जगह पर टीजे उसे ये भी बता देता है कि इस समय जो है पंच और किक ये सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो, और उन लोगों के इनिशियल मूवमेंट पे जो है उन लोगों के पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो शोको ये भी कहती है कि तो फिर मुझे क्या नजर रखने की जरूरत है। ये साउंड सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है। तभी टीजे उसे ये समझा दिया था कि देखो तुम्हें परफेक्ट कॉर्नर के लिए इंतजार करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं, जैसे तुम्हें वो लोग दिखे तुम उन लोगों के ऊपर कूद पड़ना। और अगर उन लोगों के बॉडी में इतने भी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस बॉडी मास पे नहीं होगा तो मुझे लगता है कि श्योरली ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। यानी कि उसे अभी ये भी बता देता है कि अगर तुम उन लोगों की रोकने की कोशिश करते हो तो फिर तुम ग्रैब कैसे करोगे, यानी कि तुम अपनी नी से एकदम बहुत ज्यादा टाइटली उन लोगों को पकड़ कर रखोगे और फिर उन लोगों को नीचे एकदम गिरा दोगे, और फिर तुम उन लोग उससे मतलब जो एनिमी होगा उससे बहुत ज्यादा आसानी से टेक डाउन कर सकते हो। और तभी ये प्रेजेंट का सीन देख पाते हैं जहाँ पर नंबर 4 देखती है शोको को देखते हुए कि क्या उसने मुझे गिरा दिया है, और शोको भी इधर तैयार रहती है अपनी पंच को मारने के लिए। और फिर उससे याद आता है कि टीजे ने बताया था कि एनिमे को नॉकडाउन करने के लिए तुम्हें हाथ से उसी कंधे पर मरना होगा सिंपली, यानी कि ड्रॉप योर बोन ऑन देयर नेक एंड नॉक देम आउट, यानी कि नॉकआउट करने के लिए। और यहाँ पर ये 4 नंबर लड़की सोचने लगती है कि शिट मैंने अपने यहाँ पर गार्ड को डाउन किया था क्योंकि मैंने ये सोची थी कि वो बहुत ज्यादा वीक है। मैंने कभी भी ये नहीं सोची थी कि वो बिल्कुल मेरे ऊपर उठ सकेंगे। मतलब देखो ये ओरिजिनल जो बॉक्सिंग रिंग होता है उसके अलावा अगर तुम स्ट्रीट में फाइट करते हो तो वहां पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मेरी जैसे कोई भी लाइट वेट यानी कि हल्की से लड़की किसी भी के ऊपर उठे तो वो लोग बहुत ज्यादा आसानी से मुझे मार भी सकते हैं। और दैट्स वाई मैंने अपनी पैर को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रेन किया, मेरा इंक्रीज किया मेरा स्पीड को, ताकि वो लोग मुझे ना अंडर एस्टिमेट करे, यानी कि कम ना आके। और मैं इस जगह पर सच इडियट हो गया क्योंकि मैंने ये अपने जो ओपोनेंट है उसे अंडर एस्टिमेट किया था। मैंने ये सोची थी कि वो बहुत ज्यादा वीक होंगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आइडिया था कि वो ऐसा भी कर सकते हैं। शी इज गोइंग टू अटैक मी, यानी कि वो मेरे ऊपर सचमुच अटैक करने वाले हैं। तभी अचानक से उसके ऊपर जैसे स्ट्राइक करता है वो लड़की अचानक से नंबर 4 अपना हाथ मतलब आंखें खोलने की कोशिश करता है क्योंकि अभी उसे लाइट वेट महसूस हो रहे थे। तभी वो अपना आंखें खोलते वो शोको को देख पाता है जो कि उससे बहुत ज्यादा दूर रिंग पे खड़ा हुई है। तभी वो सोचने लगते कि ये क्या हुआ, वो मुझसे इतनी ज्यादा दूर क्यों गए और उसका आखिरकार बालों को भी क्या हुआ। और तभी अचानक से यहाँ पर हम लोगों को प्रेजेंट का दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। शोको ने टीजीए से ये पूछा था अगर मैं एक बार उन लोगों को जो है नॉकआउट कर दूं, नॉकडाउन कर दूं तो फिर उसके बाद मुझे क्या करने की जरूरत है। तो टीजीए उस समय उसे बताया था कि सिंपल उन लोगों को नॉकआउट करने के बाद देखो मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारे जैसे शौकिया व्यक्ति के लिए ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल से होगा। देखो काउंटर अटैक जो होता है वो अननेसेसरी है। अगर तुम्हें मौका मिले तो एनिमी चाहने से पहले ही तुम्हें वहां से भागने की जरूरत है, और इसी वजह से जो एथलेटिक्स का लेक है वो बना हुआ रहता है, तुम वहां से सीधा भाग जाना। और इसी बात को सोचते हुए यार पर शोको सोच रही थी कि अभी मैं क्या करूं बंजो-सान, क्योंकि यहाँ पर भागने के लिए तो कोई और जगह नहीं है, तो फिर मुझे सपोज अभी यहाँ पर क्या करने की जरूरत है। और जब इधर नंबर 4 वाला लड़की जो है वो भी खड़ा हो जाती है। वो सोचने लगती है कि मैं बिल्कुल भी इस लड़की को समझ नहीं पाई थी, लेकिन इस बार डेफिनेटली मैं कुछ अलग प्रकार से करना चाहूंगी। मैं अभी अपना जो गार्ड है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं करूंगी। और इधर जो गौदा-सान होता है वो तो इन सारे चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा हंसने लगता है क्योंकि अभी अलग एक डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा उसे खुशी आने लगी है। तभी अचानक से गौदा-सान को इधर कुछ शोर आवाज सुनाई देता है। गौदा-सान चिल्लाता हुए कहता है कि हे वहां पर क्या हो रहा है। तभी अचानक से एक बंदा बता रहा है कि ठीक है। वो बताता है कि मैं यहाँ पर शो को एंजॉय कर रहा हूँ, तुम लोग चुप नहीं रह सकते हो क्या। तभी एक बंदा कहता है कि सॉरी गौदा-सान क्योंकि ये किशिमा और उसकी बडीज। तभी अचानक से जैसे किशिमा के बारे में वो सुनता है, यानी कि शो को सुनते ही तो वो पीछे की तरफ घूम कर देखते है कि किशिमा, यूशी और तनाबे वो तीनों आगे की तरफ आने लगता है। और तभी वो जैसे ही शोको को देखते हैं, शोको को देखते ही तो यूशी चिल्लाने लगता है और यूशी भी उसे मतलब शोको भी उसे देखते ही यूशी को चिल्लाने लगते हैं। यूशी को बता देती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर यूशी उसे बता देती कि अभी बात करने का समय नहीं है, तुम जस्ट वहीं पर इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकालूंगी। और तभी अचानक से गौदा-सान कहते हैं कि यू कमीने लोग, तुम लोग आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तभी अचानक से यहाँ पर यूशी बताने लगती कि अब तक मैंने सिर्फ इन सारे चीजों को अंदर मतलब नजरअंदाज कर दी है, ना देखने की नाटक की है। आफ्टर सो लॉन्ग, इतना दिन होने के बावजूद भी मेरा कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। इवन सो आई एम ए मैन आफ्टर ऑल मैन। मैं ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मैं शोको को ऐसे हालत में देखकर भी मैं सिर्फ इडियट की तरह यहीं पर खड़ा रहूं। और वो गौदा-सान को भी ये कहते कि और तुम सारे बाकी लोग, गौदा-सान आई एम सॉरी। आकिवाका भी बताता है कि वो मेरा दोस्त है इसी वजह से। और तभी तो तनाबे वो जो गौदा-सान को थोड़ा सा डरने लगता है, वो बताता है कि मैंने इन सारे लोगों को बताया था कि ये सब कुछ थोड़ा सा मतलब बैड आइडिया है। तभी अचानक से इसी बात को सुनते हुए किसी में तो मतलब तनाबे के ऊपर थोड़ा सा गुस्से में आकर बताते कि तू मुझे ये बता कमीना, क्या तू उससे डर रहा है? तो यहाँ पर तनाबे बताते कि हाँ मुझे गौदा-सान से डर लग रहा है। और गौदा-सान तो इस बात को सुनते हुए हंसने लगता है, बताने लगते व्हाट डू नो, तुम लोग क्या जानते हो कमीने लोग। और तभी अचानक से उसे किशिमा और यूशी बताने लगता है कि गौदा-सान आपने हमें ये बात बोला था कि हम लोग जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से हम लोग जी सकते हैं। अगर कोई भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो हम लोग उन्हें कुचल देंगे। राइट नाउ हम लोग इस समय सिर्फ जिसे पीसना चाहते हैं वो सिर्फ तुम हो, यानी कि तुम्हारे अलावा हम लोग और किसी को भी अभी पीसना नहीं चाहते हैं। और तभी उसकी ऐसी बातों को सुनते हुए जो है गौदा-सान वो एकदम से नीचे उतर जाते हैं और नीचे उतरते ही बताने लगते हैं कि अच्छा ऐसा बात है, तो मुझे तो बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग मुझसे ज्यादा कब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। ठीक है चलो फिर आ जाओ, देखते हैं कि कौन कितना मार सकता है। ये कहते हुए जैसे वो आते हैं भाई, आते ही सबसे पहले किशिमा को तो पेट में एक बहुत ज्यादा जोरदार का पंच मारता है और फिर कहता है कि चलो मैं दिखना चाहूंगा कि तुम लोग कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर तनाबे को भी बहुत ज्यादा जोरदार के मुंह पे एक पंच मारता है और तभी पीछे से जो है हम लोग यूशी को देख पाते हैं जो कि उसके पीछे आकर लात मारते हैं, लेकिन वो थोड़ा तक भी हिलता नहीं। यूशी इस चीज को देखते हुए एकदम से शॉक में रह जाते हैं और तभी गौदा-सान उसे बताते हैं कि हाँ चलो चलो मारते रहो, मुझे थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही। लेकिन तभी अचानक से गौदा-सान उसे जोरदार का लात मारता है। यूशी सीधा जाके उसी केज के ऊपर जाकर टक्कर खा जाता है जहाँ पर जो शोको है। शोको बता लेती कि हे यूशी क्या तुम ठीक हो? तभी यूशी उसे बदलती कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ। लेकिन तभी उसे शोको बदलती तुमने मुझे इस जगह पर बचाने के लिए क्यों आया? तो उसे वो बताने लगता है कि क्या तुम्हारा ये यूशी बॉडी से नहीं था? लेकिन तभी उसे यूशी जवाब देता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारा किसी चीज को वापस देने के लिए आया हूँ जो चीज ने तुमने ड्रॉप कर दिया था। जैसे उसे ये चीज देता है, इसी चीज को देखते हुए शोको कहने लगती है ये तो मेरा स्टूडेंट्स आईडी है। और तभी यूशी कहते हैं कि चलो अभी हम लोगों को करने दिखाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि मैं जीत सकता हूँ इस आदमी के खिलाफ, क्योंकि ये आदमी एक मॉन्स्टर है। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होते ही हम लोगों को टीजे को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि टीजे एक ऐसे गार्डन पे आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ को वो देख पाते हैं। वो सोचता है देखते कि ये अच्छा यही तो रोकर्स का सीक्रेट है। ये पर टीजे का ये प्लान था कि उसको वो लोग आकर इसे पकड़ेंगे और तो फिर ये लोग मतलब टीजे जो है आसानी से उन लोग के अड्डे पर बेस पर जा सकता है। लेकिन बिल्कुल भी ये चीज नहीं हुआ है, यानी कि वो आकिगावा वो अदर जो 3 लोग हैं उनके साथ इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को पूरी बिल्कुल वो खत्म कर देना चाहते हैं। एंड फॉर दैट उसको इन सारे मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए जो है एविडेंस की जरूरत है। इसी वजह से इन सारे जगहों को वो फोटो खींचने लगता है। और जो प्लान यहीं पर वो देख पा रहे हैं ये एक इलीगल प्लान है जो कि इस कंट्री में बैन है। और इसके कोई आश्चर्य नहीं है कि इसी वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट है। और तभी वो बहुत सारी तस्वीरें खींच लेते हैं, सोचता है कि चलो अभी मुझे लगता है कि इनफ हो गया है, टाइम टू गो। मुझे नहीं लगता है कि हीरोज को ज्यादा देर तक इंतजार करवाना सही होता है। और जब अचानक से एक आदमी आकर कहता है कि ये रहा वो वुमेन। शिट, वो आदमी इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इस वुमेन ने यहाँ पर इतने सारे लोगों को एकदम से ढेर करके रखा है। वो देखते ही एकदम से शॉक हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या सचमुच तुमने इन सारे लोगों को डाउन कर दी है? तभी अचानक से टीजे उसकी तरफ घूमता है और बताता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम भी इन लोगों की तरह होना चाहते हो? क्या तुम भी इन लोगों की तरह एकदम से खत्म होना चाहते हो? ये सुनते वो लड़का तो डर के मारे पीछे गिर जाता है, लेकिन उसके पीछे अचानक से और कोई बंदा आ जाते हैं और वो आते ही कहता है कि क्या इतने सारे आदमी लोग सिर्फ एक लड़की से हार गए यहाँ पर? क्या कितनी ज्यादा दयनीय है। ये कहते हो जोर जोर से हंसने लगता है और मुंह पे एक गबी को घुसा लेते हैं, यानी कि वो यहाँ पर जो है वेजिटेबल्स वो खाने लगता है। और तभी ये जो आदमी हम लोग देख पा रहे हैं ये जो है रोएटो ग्रुप के बॉडीगार्ड है, मिगुएल ग्रीनवुड उसका नाम है। वो हंसने लगता है। तभी वहां पर जो लड़का आया था वो लड़का इस आदमी को देखते हुए बता लगती कि तू तो गोरिल्ला की वुमेन है और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तू मिगुएल सेंसाई के खिलाफ बिल्कुल भी जीत सकता है। तो जानता है क्या कि ये जो बॉडीगार्ड है बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, मतलब इनक्रेडिबल है। वो उसे जो है एक माफिया के रूप में जाना जाता है
उसे जो है जेल में भी भेजा गया था, लेकिन 365 दिनों के बाद 365 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन वो किसी प्रकार से भागकर इस कंट्री में अभी चले आया है। फॉर रियल ही इज एविल। अभी तेरा तो काम तमाम होने वाला है। तभी अचानक से ये सुनते वो आदमी इस बंदे के ऊपर जो है वेजिटेबल ठूस देते हैं। ठूसता हुआ बता देते कि तू कुछ ज्यादा ही बात नहीं कर रहा है, तुझे कौन बोला मेरे पास्ट के बारे में बात करने के लिए। देख, अगर तू मेरे पास्ट के बारे में ऐसे बात करेगा तो मेरा बहुत सारे बातों के बारे में आगे आ जाएगा, मैं ये छोड़ दे। और तभी वो टीजे को बताते कि हे यंग लेडी, देख जैसा कि तू देख पा रहा है कि मैं तेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिजिकल पावर मेरा इतने भी ज्यादा अच्छा नहीं है एलेक्स से ज्यादा। बट मजेदार बात क्या है पता है तुझे, कि जितने भी सारे माफिया होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा ओल्ड होते हैं। टीजे को इन सारे बातों को करते हुए देख पाता है कि टीजे बहुत ज्यादा शांत स्वभाव से खड़ा रहता है। वो आदमी कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि तुझे बिल्कुल भी इन सारे चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा, तू सिर्फ ये चीज देख। यानी कि वो यहीं पर अपना गन को दिखाता है उसे। और तभी जैसे सीधा सीन शिफ्ट होकर हम लोग देख पाते हैं किसीमा जो है वो सी गौदा के ऊपर हिट करता है। उसे लगता है कि इस बार काम तो करेगा ये हिट, लेकिन गौदा को कुछ भी नहीं होता है। इसी चीज को देखता हुआ गौदा तो हंसने लगता है और हंसते हुए वो किसीमा को एकदम से पकड़ कर रखा होता है और जोरदार के अपने सर से मारता है। किसीमा सोचना लगता है कि आखिरकार ये आदमी क्या है, क्या उसकी जो ये बॉडी है, क्या वो उसकी बॉडी मेटल से तैयार है या कुछ और तभी अचानक से यूशी भी पीछे से चिल्लाता है कि किशिमा। कहते हुए वो जो है गौदासान के पीछे आकर एकदम जोरदार का भीट मारता है, एक पंच मारता है। लेकिन उस पंच को मारने के साथ साथ वो ये नोटिस कर पाता है कि उसकी पंच से वो थोड़ा तक भी नहीं हिला। और इसी मौके का वो फायदा उठाए तो यूशी सोच लेती ठीक है, तो फिर वो अपने पैर से गौदासन की पैर पे मारता है। लेकिन उसके बावजूद उसका कुछ नहीं होता, यानी कि यूशी का पैर ही टूट जाता है। वो सोच लगती है कि नो वे, उसकी बॉडी क्या सचमुच कौन सी चीज से तैयार हुआ है। तो अचानक से गौदासन उसे बताता है कि तूने अपना थोड़ा बहुत अभी दिमाग को इस्तेमाल किया है। मैंने इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे फाइट को खेला है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को सब वक्त ये लगता है कि जितने भी तरह स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होता है उससे भी ज्यादा उन लोगों का जो पैर है वो कमजोर होगा। ऐसा लगता है कि उन लोगों को ऐसे ही लगता है कि मेरा जो पैर है वो मेरा सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है। देख, मुझे ऐसी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में इतनी ज्यादा खास कुछ चीजें पता नहीं है। मैंने कभी भी जो है अपनी जिंदगी में मार्शल आर्ट्स या कुछ और नहीं सीखा है। ये सुनता हुआ यूशी कहने लगती है क्या तुमने कभी भी नहीं मार्शल आर्ट्स को सीखा है क्या? तो फिर तुम जो है वो जन्म से इतनी ज्यादा पावरफुल हो। ये सुनता हुआ गौदासान बताते हैं कि अरे मैं क्या सीखूं, मेरा मतलब यह है कि अगर मेरे साथ कोई भी मार्शल आर्टिस्ट फाइट करता है, मुझसे अच्छा नहीं निकलता है, तो मैं इन सारे कमीने लोगों से क्या ही सीख सकता हूँ जो लोग मुझसे भी ज्यादा वीकर है। और तुझे तो इसके चीज के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पता है अकीगवा, है ना? और तुझे पता है कि मेरा जो बॉडी है वो तुझसे कितनी ज्यादा परफेक्ट है। विद द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी आई डोंट नीड कोई भी टेक्निक की जरूरत नहीं है। उसे मारने लगती है। यहाँ पर शोको चिल्लाने लगते हैं कि यूशी क्या वो सचमुच ठीक है? पीछे से वो लड़की आकर कहने लगती है 4 नंबर लड़की। और जैसे शोको उसकी बात को सुनता है एकदम से तैयार हो जाता है। वो लड़की बताने लगती है कि अरे कोई बात नहीं, इट्स फाइन, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो लोग अभी जो है हम लोगों के ऊपर कोई भी अटेंशन दे रहे हैं। फॉर नाउ लेट्स वेट एंड सी, देखते हैं कि इस फाइट में क्या होने वाले हैं। और इस बात को सुनते हुए शोको बताने लगती, क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि मैं बैठकर सिर्फ ये देखूं क्या वो लोग क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि अगर वो तीनों के तीनों यहीं पर हार जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग बिल्कुल भी सेफ रह पाएंगे। इस बात को सुनते हुए नंबर 4 बताने देती कि हाँ तुम्हारा बात तो सही है, लेकिन उधर देखो, मुझे लगता है कि और भी थोड़ा बहुत मौका तो मिल ही सकता है। एक मौका तो उन लोगों के पास है ही। अचानक से शोको पीछे घूमते हुए देख पाते जो अकीगवा है यानी किशिमा है, वो एक अचानक से रॉड को, स्टील को उठा लेते हैं और भी बता लेते कि मैं बिल्कुल भी ऐसा कोई भी चीज को करना नहीं चाहती थी। और इसी चीज को देखते हुए नंबर 4 लड़की बताने थी कि अगर वो पंच से सिर्फ खेलते हैं तो उसके बाद अलग है, लेकिन अभी वो यहाँ पर अपने हाथ में एक हथियार को लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ चीजें अलग भी बन सकते हैं। इसी चीज से जो है वो लड़की खुश होने लगते हैं। जब किसी में उसी तलवार को लेते हैं, बताने लगता है कि ये जो है वो पेन जो है स्वॉर्ड से भी बहुत ज्यादा 100 टाइम गुना ज्यादा बेहतर होता है। और यहाँ पर गौदासान बताते हैं क्या तू सीरियस है? मैंने अभी तक तो इन सारे चीजों को टेक्स्ट बुक पे देखा था किशिमा। और किशिमा के बारे में हमें थोड़ा सा बताया जाता है कि ये जो किशिमा ताकुआ है वो एक एक्सपीरियंस्ड मार्शल आर्टिस्ट है और ये जो टेक्निक है इसके साथ इस फिश फाइट का कोई भी लेना देना नहीं है। इवन हिज बॉडी डोंट नो हिज हिडन स्किल, उसके बॉडी तक उसकी हिडन स्किल के बारे में नहीं पता है। दैट इज आई नो माई बॉडी बेटर देन एनीवन, यानी कि ज्यादा उन दूसरे लोगों से उसका बॉडी को वो खुद जानते हैं अच्छी तरीके से। मतलब उसे ये भी अच्छी तरीके से पता है कि उसके जैसा लाइट वेट का कोई भी लड़का कोई भी ऐसे वीक आदमी को पीट सकता है। लेकिन द प्रिंसिपल ऑफ किंडो विद दिस आई वुड नॉट लॉस, यानी कि वो कहता है कि मैं हार बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ।
तो गाइस अगला एपिसोड में क्या होगा ये तो अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज कमेंट करना और शेयर करना दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।